नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है बिहार एआई मिशन। बिहार एआई मिशन। बिहार एआई मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आगामी बीपीएससी हो, बीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर। वैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। लेकिन बिहार एआई मिशन स्मार्ट टेक्नोलॉजी से होगा बिहार का विकास, ये आज हम सबके लिए चर्चा का विषय है। बिहार सरकार ने राज्य को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए और भविष्य के लिए बिहार को तैयार करने के लिए एक योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है बिहार एआई मिशन। और इसको नवंबर 2025 को तत्कालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लागू किया गया था। यानी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार एआई मिशन को लॉन्च किया गया था। अब इससे जुड़े हुए कुछ आवश्यक सवाल हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, जो हमारा सवाल है वो बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है और उसी फ्रेमवर्क में तैयार भी किया गया है। जैसे देखिए, बिहार एआई मिशन के मुख्य स्तंभों की विवेचना करें। यह बिहार में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कैसे ला सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन को दो भाग में समझिए। पहला है कि बिहार एआई मिशन के मुख्य स्तंभ क्या हैं, और दूसरा है कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हो सकता है एआई के आने से। ठीक है, तो पहला देखिए, ये जो मुख्य स्तंभ यानी जो मेन पिलर्स है, तो मेन पिलर्स का मतलब क्या हुआ कि बिहार में एआई को लागू करने के लिए, डेवलप करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इस प्रश्न की, कोई भी प्रश्न जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको प्रश्न को 3 भाग में लिखना होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा होता है मेन कंटेंट, मेन कंटेंट जिसको आप बॉडी भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो इसी तरह से इस प्रश्न को तैयार किया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस बार पूछा तो ठीक, नहीं तो अगली बार या बार बार इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी इसी तरह से प्रश्न को तैयार भी करता है। तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। बिहार एआई मिशन राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सेवाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। यह बिहार को टेक ड्रिवन स्टेट और भविष्य में एआई हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी बिहार सरकार के द्वारा जो एआई मिशन शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं और बिहार को
एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेट बनाया जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेट बनाया जाए। तो इंट्रोडक्शन में आप ये दिखा देंगे कि इस योजना का क्या उद्देश्य है। अब देखिए, योजना, ये प्रश्न के दो एस्पेक्ट थे। पहला, जिसमें एक स्तंभ को डिस्कस करना है, और दूसरा जिसमें हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं यदि हम एआई का सही तरीके से उपयोग कर पाए। ठीक है, अब देखिए, पहला है बिहार एआई मिशन के मुख्य स्तंभ, पिलर्स क्या है, अर्थात बिहार को एआई हब बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहला है, विशेषज्ञों के अनुसार यह मिशन 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। यानी इस मिशन को सक्सेस करने के लिए जो हमारे पास जो पिलर्स होने चाहिए, जो बेस होने चाहिए, वो 4 माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते समय आप इसको फ्लो चार्ट के जरिए समझाएंगे। पहला है संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर का मतलब है कि एआई सिस्टम को बिहार में लागू करने के लिए मजबूत संस्थाएं और मजबूत सिस्टम बनाना होगा। मजबूत संस्थाएं और मजबूत सिस्टम बनाना होगा। ऐसा नहीं कि बस केवल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ शुरू कर दो सरकार के स्तर पे, ऐसा नहीं है। सरकार पूरा गंभीर है इस बात पे कि हम बिहार को एआई हब बनाएंगे। दो चीज के बारे में सरकार ने निर्णय किया है, एक कि बिहार को एआई हब बनाना, और दूसरा कि बिहार को सेमीकंडक्टर का हब बनाना, यानी बिहार में सेमीकंडक्टर का उद्योग हो। और इसके लिए सरकार ने ये रखा है कि 25,000 करोड़ रुपए का सरकार के तरफ से इसमें इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट नवंबर 2025 में बिहार सरकार के तत्कालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लागू किया गया। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर यानी संस्थागत ढांचा, ये स्तंभ का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। स्तंभ का मतलब है कि एआई को लागू करने के लिए आपको मजबूत सिस्टम और मजबूत संस्था बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए, एआई को केवल पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित न रखकर सरकारी निर्णय प्रणाली में एकीकृत करना, विभागों के बीच डेटा आधारित समन्वय, जिसका परिणाम यह होगा कि बेहतर नीति निर्माण और त्वरित निर्णय हो सकेंगे। यानी सरकार ये करता है कि इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बिल्ड करता है, तो ये केवल पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी निर्णय प्रणाली में इंटीग्रेट किया जाएगा एआई को। और जो विभाग है, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, उनको भी हर एक विभाग को इससे जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा कि बेहतर नीति निर्माण हो सकेगा और त्वरित निर्णय भी होंगे। तो ये एक स्तंभ हो गया कि हर विभाग को, एक तरह से समझिए कि हर विभाग एआई के जरिए जुड़ा होगा। और यदि सरकार किसी विभाग के द्वारा कोई भी पॉलिसी डिजाइन किया जाता है, तो दूसरे विभाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब एआई के जरिए तुरंत सामने आ जाएगा। तो जो भी कठिनाई है, जो भी चुनौतियां हैं, उसको तुरंत ठीक कर लिया जाएगा। तो पहले तो क्या है कि एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बनाया जाए कि हर विभाग जितना है सरकार का, उन सबको इंटीग्रेट किया जाए, और तब जाकर के एआई के बारे में जो है बेहतर नीति निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा है कि नीति एवं नियामक ढांचा। अब नीति एवं नियामक ढांचा यानी कि पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका मतलब है
कि एआई हब बनाने के लिए सरकार को सही नीति एवं कानून बनाने होंगे। सरकार को सही नीति और कानून बनाने होंगे, जिससे कि डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रिस्पॉन्सिबल एआई का उपयोग किया जा सके। ठीक है। यदि कानून, जैसे आप समझिए कि आप किसी का फोन टेप नहीं कर सकते। यदि आप किसी का फोन टेप करते हैं बिना जो अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अनुमति के, तो आप किसी के प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं और आप पर विभिन्न कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। तो एआई के लिए भी सही कानून और पॉलिसी बनाना होगा सरकार को, ताकि डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बना रहे और एक रिस्पॉन्सिबल एआई का उपयोग संभव हो पाए। तो इसके लिए भी सरकार को ये कड़े कानून बनाने होंगे कि कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। ठीक है। तीसरा है परिणाम, इसका परिणाम होगा सुरक्षित और भरोसेमंद एआई का उपयोग। यानी कि यदि सरकार कड़े कानून, कठोर कानून और सही कानून बनाती है, तो कोई यदि छेड़छाड़ करता है, साइबर सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करता है या फिर डेटा सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। आगे है मानव संसाधन व कौशल विकास। मानव संसाधन और कौशल विकास का मतलब क्या है कि बिहार को एआई हब बनाने के लिए लोगों को एआई सिखाना और ट्रेंड करना, ये भी जरूरी है। अब एआई हब तभी बनेगा, लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब हम बिहार में लोगों को एआई सिखाएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे। और इसी मिशन के तहत जो वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने बिहार के सरकारी स्कूलों में एआई शिक्षा को लागू कर दिया है। और अभी ही 22-23 अप्रैल को पटना में बिहार के जो विभिन्न जिले हैं, उनके जो शिक्षक हैं उनको बुलाया गया है, उनको प्रशिक्षित किया गया है। हर एक एक शिक्षक को जिला से बुलाया गया है या प्रखंड से बुलाया गया है और उनको पहले एआई की ट्रेनिंग देना, एआई सिखाना, एआई टूल्स के बारे में सिखाना, और फिर वो अपने जिला में जाकर के विभिन्न प्रखंड, विभिन्न ग्राम पंचायत में जो स्कूल है वहां जाकर के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। तो ये बेहतर कदम है। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो नवंबर 2025 में एआई मिशन लागू किया गया बिहार में, उसकी तरफ एक कदम जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा उठाया गया है कि अब सरकारी स्कूलों को एआई से जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि मानव संसाधन और कौशल विकास का मतलब हुआ कि लोगों को एआई सिखाना और ट्रेंड करना, जिससे एक स्किल्ड और प्रशिक्षित, यहाँ एक बार देख लीजिए, एआई डेटा साइंस, डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षण, आईआईटी पटना जैसे संस्थाओं में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर, यानी डेटा साइंस के बारे में बताना, डिजिटल स्किल्स में ट्रेनिंग देना, और इसके लिए पटना में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना। आईआईटी पटना में 60 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी पटना में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा कि रोजगार और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी डेवलप करेगा। अब अगला है इकोसिस्टम और साझेदारी। देखिए, ये भी जरूरी है कि बिहार को एआई हब बनाने के लिए इकोसिस्टम व साझेदारी भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि केवल सरकार नहीं, बल्कि सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान,
ये सब मिल करके इन तमाम के सहयोग से यह संभव हो सकेगा। यदि ये सब मिलकर के काम करे तब बिहार एआई हब के रूप में डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो जो अलग अलग सरकार हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं, जो अलग अलग शिक्षण संस्थान हैं, उन सबको अपना योगदान करना चाहिए। इन सबको एक इकोसिस्टम बनाया जाना चाहिए। इन सबको आप आपस में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि कंपनियों के साथ साथ स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। कंपनी के साथ साथ स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुल 4 स्तंभ थे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में 2 चीज पूछा गया कि एक कौन से स्तंभ है। स्तंभ का मतलब कि बिहार में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि हम बिहार को एआई हब के रूप में स्थापित कर सकें। और अब दूसरा एस्पेक्ट इस प्रश्न का यह है कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संभावित परिवर्तन क्या हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये 4 स्तंभ थे। 4 स्तंभ: संस्था, नीति, स्किल और साझेदारी। आप इस तरह से इसको याद रख सकते कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं, एक ऐसे संस्थाओं का निर्माण करें कि एआई का सही उपयोग कर सके। ठीक है, सही उपयोग। अब प्रश्न का दूसरा पहलू है हमारा कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में संभावित परिवर्तन। स्वास्थ्य और शिक्षा में संभावित परिवर्तन क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्र में एआई का उपयोग क्या हो सकता है, और वैसे और एआई के उपयोग से कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, क्या बदलाव हो सकते हैं। पहला कि देखिए अभी किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि किसान अंदाजा पर खेती करते हैं कि पता नहीं बारिश होगा या नहीं होगा, उनको पता नहीं। फसल में कोई बीमारी लग जाएगा कि नहीं लगेगा, उनको पता नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा कि किसान को मौसम और बीमारी दोनों का ठीक ठीक पता नहीं है। वो अंदाजे से खेती करते हैं। लेकिन जब एआई का उपयोग शुरू होगा तो फसल के रोगों की पहचान, मौसम व मिट्टी के आधार पर सटीक खेती और उत्पादन और आय में वृद्धि हो सकती है। बहुत सिंपल है। कृषि के क्षेत्र में एआई के एआई के उपयोग से क्या बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि अभी समस्या क्या है। तो किसान अनुमान पे खेती करता है, उसको पता नहीं कि मौसम कैसा रहेगा, मिट्टी कैसा है, इसमें फसल कैसा होगा, इनसे वो अनभिज्ञ है। लेकिन आप देख लीजिए कि जब ऐसे बहुत सारे ऐप अब आज आ गए हैं, एआई के उपयोग से मोबाइल से केवल फोटो खींचकर किसान यह, जैसे कि कोई फसल बीमार हो गया, वो ऐप के जरिए मोबाइल से फोटो खींचकर उस बीमारी का पहचान कर सकता है और उसका उपचार कर सकता है। इसके अलावा एआई के जरिए उसको मौसम की भी जानकारी मिल सकती है कि कब कितना कैसा मौसम रहेगा, कब धूप होगा, कब बारिश होगा। ठीक है, तो इन सब के उपयोग के जरिए यानी मौसम के बारे में सॉइल टेस्टिंग कर सकता है, रोगों की पहचान कर सकता है। और ये सब एआई के जरिए बिल्कुल मोबाइल से ही संभव है। तो किसान को इसका लाभ मिलेगा, वो सटीक खेती कर पाएगा, प्रिसीजन फार्मिंग कर पाएगा, क्योंकि उनको पता है यदि कोई रोग है, मिट्टी कैसा है, कौन सा फसल इसके लिए उपयोगी है, आने वाले समय में मौसम कैसा होगा, उसी के हिसाब से पहले तैयारी। तो कोई बीमारी है फसल को तो उसके हिसाब से उसका उपचार। इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
अब आप इसको इसका प्रभाव भी दिखाएंगे, किसान पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो किसानों की आय बढ़ेगी, जोखिम कम होगा और स्मार्ट एग्रीकल्चर का विकास होगा। जब भी आप इस तरह के प्रश्न को लिख रहे हैं, तो जैसे एआई के उपयोग से क्या बदलाव आएगा, तो एक तो मौसम, मिट्टी, बीमारी, इन सब के बारे में उनको जानकारी मिल जाएगी और इन सब का निदान करते हुए वो खेती करेंगे तो उससे उत्पादन में वृद्धि होगी, उनका उनका आय बढ़ेगा, जोखिम भी कम होगा और स्मार्ट एग्रीकल्चर का विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के माध्यम से अब क्या बदलाव देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले टेलीमेडिसिन और रिमोट डायग्नोसिस, रोगों की प्रारंभिक पहचान जैसे डायबिटीज, बीपी, अस्पताल इत्यादि प्रबंधन में सुधार। देखिए दोस्तों, टेलीमेडिसिन क्या होता है। आज आपको उपचार करने के लिए अपने गांव, घर, जिले से बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत दूर जाना पड़ता है, अनजान शहर, अनजान नगर, और वहां जाकर के उस शहर में इधर धक्का खाओ, उधर नंबर लगाओ, यानी बहुत समस्या है। लेकिन टेलीमेडिसिन के जरिए क्या होता है, अभी तो फिलहाल गांव में डॉक्टर की कमी है, लेकिन टेलीमेडिसिन के जरिए आप अपने मोबाइल से ही अपने गांव में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए किसी भी डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। जो बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो उससे अपॉइंटमेंट लेकर के जुड़ सकते हैं। और डॉक्टर मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए ही आपको ऑनलाइन सलाह देगा, ये टेस्ट करवा लीजिए, वो टेस्ट करवा लीजिए। इसी को कहते हैं टेलीमेडिसिन, ठीक है। तो क्या होगा कि अब बीमारी घर बैठे पकड़ में आ जाएगा। जैसे कि डॉक्टर कहा कि अमुक अमुक टेस्ट करा लीजिए, आप गए कहीं स्थानीय जो आपके घर के निकट है वहां से टेस्ट करवा लीजिए और सारा रिपोर्ट फिर डॉक्टर को भेज दीजिए। आजकल तो ऐसे होता ही है कि व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए और वो डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन लिख करके और सही उपचार कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए, एक तो हो गया टेलीमेडिसिन। रिमोट डायग्नोसिस, ठीक है, रोगों की प्रारंभिक पहचान जैसे डायबिटीज, बीपी, अस्पताल प्रबंधन में सुधार, ये सब एआई के माध्यम से संभव है। एआई के माध्यम से कैसे संभव है, तो देखिए, रिमोट डायग्नोसिस, जो दूरस्थ क्षेत्र में जो लोगों का उपचार होगा वो संभव हो पाएगा। और रोगों की प्रारंभिक पहचान, जैसे आज बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपका बीपी बता देता है, जो आपका डायबिटिक लेवल बता देता है, तो ये सब एआई के आने से संभव है। और साथ ही साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी एआई के जरिए सुधार हो सकता है, जैसे ऑनलाइन नंबर लगाना हो, ठीक है, मतलब एक तरह से टेस्ट करवाना हो, तो हर जगह आपको पर्ची ले ले करके दौड़ना पड़ता है। एआई के जरिए एक पेशेंट को क्या क्या टेस्ट है, एक जगह सारा डाटा डाल दिया, सबका डेट निकल के आ गया और आराम से उस डेट पे जाके आप टेस्ट करवा लीजिए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभाव क्या पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ जाएगी, समय और लागत की बचत होगी और मृत्यु दर में कमी आएगी। देखिए, आज बीमारी से मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है समय पे उपचार न होना। याद रखिए, आज हर एक बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन समय पे उपचार और समय पे बीमारी न पकड़ाने की वजह से कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो एआई के उपयोग से क्या होगा कि घर बैठे लोग अपना उपचार करा सकते हैं, ठीक है, और समय से यदि उनको उपचार मिल गया तो मृत्यु दर में भी कमी आएगी। तो ये भी आप एक चीज दिखा सकते हैं। आग तीसरा है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एआई एआई का। तो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, है ना, व्यक्तिगत शिक्षा। ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है, जैसे आज
आप किसी एक स्कूल में, किसी एक कोचिंग संस्था में बैठे हुए हैं और टीचर यदि पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है कि सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है। लेकिन अब सभी बच्चे का जो लर्निंग एबिलिटी है वो एक जैसा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जो कमजोर बच्चा होता है वो समझ नहीं पाता है, और तेज जो है वो समझता है, उसका रिजल्ट होता है। तो हर बच्चे के अनुसार पढ़ाई हो, ये एआई संभव बना देगा। इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग व्यक्तिगत शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि बच्चे के योग्यता के अनुसार उसको पढ़ाना, उसको उस तरह का सवाल देना, उस तरह से उसका नोट्स तैयार कर देना, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग। और ये एआई से संभव है कि हर बच्चे के अनुसार। और स्मार्ट क्लास और डिजिटल कंटेंट, एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित स्किल्ड शिक्षा, ये शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव आ जाएगा कि एआई क्या करेगा। एआई जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग के जरिए जो कमजोर बच्चा है उस पर ध्यान देगा, उसको उसी तरह का सवाल बना देगा, उसी तरह से उसको डेवलप करेगा। वो किस तरह से किसी चीज को सीख सकता है उसी तरह से कंटेंट प्रोवाइड करेगा, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करेगा, स्मार्ट क्लास मिलेगा बच्चे को। तो बिहार सरकार तो अब सरकारी स्कूल में इसको लागू किया है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और रोजगार उन्मुखी शिक्षा मिलेगी बच्चों को। रोजगार उन्मुखी शिक्षा मिलेगी बच्चों को। तो ये प्रभाव भी लिखते चलेंगे। अब ओवरऑल इम्पैक्ट देख लेते हैं, ठीक है, कि समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए, ए ए एआई बिहार एआई मिशन से जो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आने वाला है, इससे ई गवर्नेंस मजबूत होगा। ई गवर्नेंस मजबूत होगा तो तेज और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी लोगों को, रोजगार सृजन होगा, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आएंगे, आर्थिक विकास होगा। यानी बिहार जो है वो टेक्नोलॉजी के हब के रूप में उभरने लगेगा। जैसे अभी बेंगलोर है टेक्नोलॉजी का हब, हम लोग मानते हैं बेंगलोर है। तो आने वाले समय में बिहार को भी एक टेक ड्रिवन स्टेट बनाने का सपना है। और इस प्रश्न के जरिए हम लोग ये समझ पाए कि आखिर किस तरह का कंडीशन तैयार करें जिससे हम एआई हब के रूप में बिहार को डेवलप कर सकें, और इसका इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर में क्या पड़ेगा इसको भी देखें। अब आगे देखिए, थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में, बिहार एआई मिशन केवल तकनीकी पहल नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी डेवलप हो ऐसा नहीं है, बल्कि समग्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है। देखिए, यदि एआई को हम सभी विभागों के साथ, सरकार के हर एक विभाग के साथ इंटीग्रेट कर दें, तो पॉलिसी मेकिंग एक तो कि सही पॉलिसी बना पाएंगे, उसको सटीक बना पाएंगे और सही समय से लागू भी कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह बिहार को कृषि प्रधान राज्य से ज्ञान और तकनीक, है ना, यानी कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था में बदल सकता है। तो ये आज का जो हमारा सवाल था, ये जरूर याद रखिएगा कि बिहार ज्ञान की भूमि पहले से ही है। बस थोड़े से अभी जो हमारा इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन आपको अगले 10-15 साल में बिहार पूरी तरह से आप देखेंगे कि टेक ड्रिवन स्टेट होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।